नमस्कार साथियों, आज 23 अप्रैल 2026 के मार्केट की पूरी तस्वीर समझ लेते हैं आसान भाषा में, ताकि आपको साफ समझ आए कि आखिर आज बाजार क्यों गिरा और आगे क्या ध्यान रखना है। आज का पूरा दिन मार्केट में कमजोरी देखने को मिली, जिसकी सबसे बड़ी वजह यूएस और ईरान के बीच लगातार टलती हुई पीस बातचीत रही। इस अनिश्चित माहौल का असर पहले ही गिफ्ट निफ्टी में दिख गया था, जो करीब 150 से 200 पॉइंट नीचे था, और उसी संकेत के साथ बाजार कमजोर खुला और पूरे दिन दबाव में रहा। निफ्टी 50 ने आज 24,202 के आसपास ओपनिंग की। दिन में 24,310 तक हल्की रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर लगातार गिरता रहा और आखिर में 24,173 पर करीब 0.84% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि गिरावट उतनी तेज नहीं थी जितनी मार्च में इसी तरह की खबरों पर देखने को मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि 24,000 का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो आज भी नहीं टूटा। बाजार 24,134 तक ही नीचे गया, यानी अभी भी एक बेस बना हुआ है और पूरी तरह से ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी में आज ज्यादा दबाव देखने को मिला, जहां 57,000 का अहम स्तर टूट गया, लेकिन फिर भी 56,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर थोड़ी स्थिरता दिखाई। कुल मिलाकर करीब 819 पॉइंट यानी 1.43% की गिरावट आई, जो दिखाता है कि बैंकिंग सेक्टर ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है। सेक्टर वाइज देखें तो पूरा बाजार एक जैसा नहीं था। फार्मा और मीडिया सेक्टर में 2 से 2.5% की अच्छी तेजी रही, जिससे साफ है कि डिफेंसिव सेक्टर में पैसा शिफ्ट हो रहा है। वहीं आईटी सेक्टर में लगातार कमजोरी बनी रही और इन्फोसिस के रिजल्ट के बाद इसमें और हलचल देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर में गिरावट पहले से ही अनुमानित थी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से कंपनियों की लागत बढ़ती है। खासकर टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे कमर्शियल व्हीकल कंपनियों में 3 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक सेक्टर में भी तेज गिरावट आई, जबकि पिछले कुछ समय से इसमें अच्छा रनअप था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक आज प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुए। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो एशिया के ज्यादातर बाजार हल्की गिरावट में रहे, लगभग 0.5% से 1% तक। यूएस मार्केट पिछले दिन पॉजिटिव था, लेकिन उसकी फ्यूचर्स आज सुबह से ही कमजोर संकेत दे रहे थे, जिससे साफ है कि ग्लोबल सेंटिमेंट पूरी तरह स्थिर नहीं है। क्रूड ऑयल की कीमत इस समय सबसे बड़ा ट्रिगर बनी हुई है, जो करीब $103 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है, तेल की कीमत बढ़ती है और इसका सीधा असर ऑटो, एविएशन और पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। आरबीआई गवर्नर ने भी एमपीसी मिनट्स में साफ कहा है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो भारत की महंगाई यानी इन्फ्लेशन और आर्थिक विकास यानी जीडीपी दोनों पर असर पड़ सकता है। यानी ये सिर्फ शेयर बाजार की नहीं, पूरी इकोनॉमी की चिंता है। गोल्ड और सिल्वर में हाल ही में गिरावट देखने को मिली, जिसमें सिल्वर करीब 4% तक नीचे आया। ये मूवमेंट भी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में लगातार शिफ्ट हो रहा है। भारतीय रुपया भी फिर से कमजोर होता दिख रहा है, जो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेश और इंपोर्ट कॉस्ट पर दबाव बढ़ सकता है, जो बाजार के लिए एक नेगेटिव संकेत है। एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते खरीदारी की बजाय बिकवाली शुरू कर दी है, जो बाजार में कमजोरी का एक और बड़ा कारण है। पिछले 2 हफ्तों की खरीदारी के बाद अब उनका रुख बदलता दिख रहा है। एचएसबीसी जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने भारत की रेटिंग को न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट कर दिया है, यानी उनका मानना है कि अभी भारत का मार्केट थोड़ा कमजोर प्रदर्शन कर सकता है। इसका भी हल्का असर सेंटिमेंट पर पड़ा। जियोपॉलिटिक्स में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को लेकर विवादित बयान दिया। इसके पीछे की वजह एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि हाल ही में भारत और रूस के बीच हुए मिलिट्री एग्रीमेंट से यूएस की पकड़ कमजोर हो रही है, जिससे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच हुए इस समझौते में दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर सैनिक, वॉरशिप और फाइटर जेट तैनात करेंगे, जो ग्लोबल पावर बैलेंस के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक यूएस अपने ब्लॉकेज नहीं हटाता, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह नहीं खोलेगा। इसका मतलब साफ है कि ऑयल सप्लाई पर दबाव बना रहेगा और कीमतें ऊपर रह सकती हैं। कुल मिलाकर देखें तो बाजार में आज कमजोरी जरूर थी, लेकिन घबराने जैसी स्थिति नहीं बनी है। सपोर्ट लेवल अभी भी होल्ड कर रहे हैं और गिरावट कंट्रोल में है। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे समय में पैनिक करने से नुकसान होता है। अगर आपके पास कैपिटल है तो धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि बाजार ने पहले भी दिखाया है कि गिरावट के बाद रिकवरी तेजी
इन्फोसिस लिमिटेड ने चौथी तिमाही के साथ वित्त वर्ष 2027 के लिए जो गाइडेंस दी है वो काफी सतर्क मानी जा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि कांस्टेंट करेंसी आधार पर रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 1.5% से 3.5% के बीच रह सकती है, जो दिखाता है कि आईटी सेक्टर में अभी भी डिमांड पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है। मार्च तिमाही के नतीजों में कंपनी की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ -1.3% रही, यानी असल ग्रोथ नेगेटिव रही, जो अनुमान से भी कमजोर है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि नेट प्रॉफिट 8,501 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से बेहतर है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू में गिरावट और धीमी ग्रोथ चिंता का कारण बनी हुई है। ऑपरेशनल स्तर पर कंपनी का EBIT मार्जिन 21% तक पहुंचा, जो पिछली तिमाही से थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स के अनुमान से कम रहा। इसका मतलब है कि कंपनी लागत को कंट्रोल कर रही है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ की कमी के कारण मार्जिन पर पूरी तरह से फायदा नहीं मिल पा रहा। कंपनी ने 25 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है, लेकिन बाजार ने नतीजों को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया। नतीजों से पहले शेयर 3% गिरा और ADR में भी 5% तक गिरावट आई, जिससे साफ है कि निवेशक आने वाले समय की धीमी ग्रोथ को लेकर थोड़ा सतर्क हैं। टाटा कैपिटल लिमिटेड ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 80.5% बढ़कर 1,182 करोड़ रुपए पहुंच गया। ये संकेत देता है कि कंपनी की लेंडिंग ग्रोथ तेज है और ऑपरेशन भी बेहतर तरीके से मैनेज हो रहे हैं, जिससे कमाई में बड़ा उछाल आया है। कंपनी का AUM यानी कुल लोन बुक भी तेजी से बढ़ा है, जो मोटर फाइनेंस को छोड़कर 28% बढ़कर 2,51,00,000 रुपए हो गया, जबकि कंसोलिडेटेड AUM 2.77 लाख रुपए तक पहुंच गया। इससे साफ है कि कंपनी रिटेल और SME सेगमेंट में लगातार विस्तार कर रही है और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। असेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में सुधार देखने को मिला है, जहां रिटर्न ऑन एसेट करीब 2.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6% तक पहुंच गया। साथ ही ग्रॉस स्टेज 3 सिर्फ 1.5% और नेट स्टेज 3 0.5% पर है, और AI के बढ़ते इस्तेमाल से क्रेडिट कॉस्ट कम होकर रिस्क मैनेजमेंट और लोन प्रोसेसिंग पहले से ज्यादा मजबूत और तेज हो गई है। साइंट लिमिटेड की चौथी तिमाही के नतीजे थोड़े मिक्स रहे, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 32.6% घटकर 65.5 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछली तिमाही में ये 97.2 करोड़ रुपए था। हालांकि रेवेन्यू 4.2% बढ़कर 1,926.9 करोड़ रुपए पहुंचा, लेकिन EBIT और मार्जिन दोनों में गिरावट आई, जिससे साफ है कि कमाई बढ़ने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बना हुआ है। कंपनी ने निवेशकों के लिए 720 करोड़ रुपए का बड़ा शेयर बायबैक ऐलान किया है, जिसमें 1,125 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 64 लाख शेयर खरीदे जाएंगे। खास बात यह है कि प्रमोटर इस बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी इसका पूरा फायदा पब्लिक शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और कंपनी का मानना है कि मौजूदा शेयर प्राइस उसकी असली वैल्यू को नहीं दिखा रहा। साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए कोई फाइनल डिविडेंड नहीं देने का फैसला किया है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ के लिए सऊदी अरब में नया ब्रांच खोलने की योजना बनाई है। मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी के पास मजबूत कैश फ्लो है, जिससे वो आगे बिजनेस में निवेश और जरूरत पड़ने पर फंड रेजिंग करके लंबी अवधि की ग्रोथ पर फोकस रखेगी। ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी राहत आई है, क्योंकि रेलवे ने फ्रेट चार्जिंग सिस्टम को आसान और सस्ता बना दिया है। अब कंपनियों को जितना इस्तेमाल उतना भुगतान के आधार पर चार्ज देना होगा, जिससे लॉजिस्टिक लागत का सही अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। इस नई पॉलिसी में सबसे बड़ी राहत यह है कि बिजी सीजन सरचार्ज और डेवलपमेंट चार्जेस हटा दिए गए हैं, यानी अब कंपनियों को GST के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इससे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियों की ट्रांसपोर्ट लागत में सीधा फायदा होगा। मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2026 में 23.4 लाख यूनिट्स का रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, जो कंपनी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह दिखाता है कि कंपनी ने डिमांड, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इस रिकॉर्ड में डिजायर, स्विफ्ट, बलिनो, अर्टिगा और फ्रोंक्स जैसे पॉपुलर मॉडल्स का बड़ा योगदान रहा है, जिनकी घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट में लगातार मजबूत मांग बनी हुई है। अब निवेशकों की नजर 2027 में कंपनी की EV और हाइब्रिड सेगमेंट में रणनीति पर भी रहेगी।
पटेल इंजीनियरिंग को नेपाल में 1600 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर घोषित किया गया है, जो कंपनी के मौजूदा लगभग 2800 करोड़ रुपए मार्केट कैप के मुकाबले काफी बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है। इससे कंपनी की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन शामिल होता है। अगर कंपनी को ये प्रोजेक्ट फाइनल मिल जाता है तो उसकी ऑर्डर बुक मजबूत होगी और आने वाले वर्षों में रेवेन्यू विजिबिलिटी भी बेहतर। डेल्टा कॉर्प और डॉलर इंडस्ट्रीज में आज अचानक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां दोनों शेयर 20% के अपर सर्किट पर लॉक हो गए। खास बात ये रही कि शुरुआत में दोनों में खास मूवमेंट नहीं था, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में तेज खरीदारी ने पूरा ट्रेंड बदल दिया। डेल्टा कॉर्प पहले कमजोर दिख रहा था, 68 रुपए से गिरकर 65 रुपए तक आया, लेकिन बाद में इतनी मजबूत खरीदारी आई कि शेयर सीधा 81.60 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि लंबी अवधि में अभी भी दबाव है, क्योंकि एक साल में ये करीब 16% गिरा हुआ है और 3 साल में लगभग 60% टूट चुका है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया, जहां नेट प्रॉफिट 10.8% बढ़कर 129.8 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 22.5% बढ़कर 174.3 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही ईबीटा मार्जिन करीब 86% रहा, जो बताता है कि कंपनी का प्लेटफॉर्म मॉडल काफी हाई प्रॉफिटेबिलिटी के साथ काम कर रहा है। पूरे वित्त वर्ष 2026 में भी कंपनी ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी, जहां कुल बिजली ट्रेडिंग वॉल्यूम 17% बढ़कर 141.1 बिलियन यूनिट्स पहुंच गया। साथ ही कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत है और दिखाता है कि कंपनी का कैश फ्लो मजबूत बना हुआ है। LTIM माइंडट्री ने चौथी तिमाही में मजबूत ग्रोथ दिखाई, जहां मुनाफा 43% बढ़कर 1392 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 11292 करोड़ रुपए पहुंच गया। हालांकि ईबिट और मार्जिन में हल्की गिरावट आई, जिससे पता चलता है कि लागत का दबाव बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर बिजनेस ग्रोथ ट्रैक पर है और ऑर्डर फ्लो मजबूत दिख रहा है। टिप्स म्यूजिक ने शानदार तिमाही दी, जहां मुनाफा 93% बढ़कर 59 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 32.5% बढ़कर 103.9 करोड़ रुपए रहा। सबसे बड़ी खास बात ईबीटा मार्जिन का 74.4% तक पहुंचना है, जो दिखाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट लाइब्रेरी से कमाई तेजी से बढ़ रही है। रूपा एंड कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी आई और ये करीब 18% उछलकर 174 रुपए के पास पहुंच गया। खास बात ये रही कि वॉल्यूम 2 लाख से बढ़कर 1 करोड़ शेयर तक पहुंच गया, जो बताता है कि बाजार में अचानक मजबूत खरीदारी और ट्रेडिंग इंटरेस्ट बढ़ा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नतीजे मिक्स रहे, जहां मुनाफा 5.7% और रेवेन्यू 16.8% बढ़ा, जो बिजनेस विस्तार का संकेत है। लेकिन ईबीटा और मार्जिन में गिरावट ये दिखाती है कि कंपनी को लागत के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आगे मार्जिन सुधार सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने अच्छा प्रदर्शन किया, जहां मुनाफा 29% और रेवेन्यू 13.5% बढ़ा, लेकिन मार्जिन थोड़ा घटा है। साथ ही कंपनी ने ईवी सेक्टर के लिए एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया है, जिससे भविष्य में ग्रोथ के नए मौके बन सकते हैं। फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स के शेयर में करीब 10% की तेजी आई और ये नए हाई पर पहुंच गया, जिसकी बड़ी वजह ब्रोकरेज द्वारा बाय रेटिंग और 340 रुपए का टारगेट देना है। कंपनी सोलर सेक्टर में तेजी से विस्तार कर रही है और सरकारी योजनाओं से इसे आगे बड़ा फायदा मिल सकता है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का प्रदर्शन कमजोर रहा, जहां तिमाही मुनाफा 72.8% गिरकर 37.6 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा। प्रॉफिट पर दबाव का मुख्य कारण बढ़े हुए कर्मचारी खर्च और एक मुश्त खर्च रहे। हालांकि 40 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड निवेश। डॉलर इंडस्ट्रीज में भी तेजी का बड़ा कारण अचानक बढ़ा हुआ वॉल्यूम रहा, जहां आमतौर पर 54,000 शेयर ट्रेड होते हैं, वहीं आज 66 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। इस भारी खरीदारी की वजह से शेयर 274 से बढ़कर 329.30 रुपए पर अपर सर्किट में पहुंच गया, लेकिन एक साल में ये शेयर अभी भी करीब 88% नीचे है। आरबीआई इस समय नई एआई मॉडल मिथॉस को लेकर सतर्क हो गया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को जल्दी पकड़ सकती है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल पेमेंट नेटवर्क के लिए बड़ा साइबर खतरा बन सकता है। एनपीसीआई भी इस एआई मॉडल को लॉन्च से पहले समझना चाहता है, ताकि उसके जोखिम और असर को पहले ही आंका जा सके। आरबीआई अभी सभी बैंकों और ग्लोबल संस्थानों के साथ मिलकर ये तय कर रहा है कि एआई के इस्तेमाल पर क्या नए नियम लागू किए जाए। सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता का संकेत मिलता है। ऐसे फैसले आमतौर पर निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं और लंबे समय के सुधार को सपोर्ट करते हैं। इस फैसले का असर ये हो सकता है कि सरकारी बैंकों में चल रहे सुधार, लोन ग्रोथ और एनपीए कंट्रोल जैसे काम बिना रुकावट जारी रहे। इसलिए आने वाले समय में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है।
गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर हार्मोन स्ट्रेक लंबे समय तक बंद रहता है तो कच्चे तेल की कीमत 90 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी और खासकर भारत जैसे आयात करने वाले देशों पर पड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक पहुंचेगा। इससे महंगाई बढ़ सकती है और कंपनियों के खर्च भी बढ़ सकते हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ने चौथी तिमाही में शानदार मुनाफा दिखाया, जहां प्रॉफिट 55 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ रुपए हो गया। इस मजबूत ग्रोथ की वजह से शेयर में भी तेजी देखने को मिली। हालांकि कंपनी की कुल आमदनी घटकर 2,519 करोड़ से 1,945 करोड़ रह गई, लेकिन बेहतर मार्जिन की वजह से कम रेवेन्यू में भी ज्यादा मुनाफा निकाल पाई। एबिडा मार्जिन का 5.3% से बढ़कर 7.5% होना यही दिखाता है कि कंपनी ने खर्चों को अच्छे से कंट्रोल किया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां ये करीब 10% चढ़कर 1,338.70 रुपए पर अपर सर्किट में लॉक हो गया। इसका मतलब साफ है कि पूरे दिन बाजार में सिर्फ खरीदारी दिखी और बेचने वाले लगभग गायब रहे, जो किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर की ओर इशारा करता है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कनाडा में सेमाग्लूटाइड दवा की संभावित मंजूरी है, जो डायबिटीज और वेट लॉस से जुड़ी बड़ी दवा मानी जाती है। अगर मई 2026 तक अप्रूवल मिल जाता है तो कंपनी वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत में इसे लॉन्च कर सकती है और एक्सपर्ट्स 80 से $100 मिलियन तक की शुरुआती कमाई का अनुमान लगा रहे हैं। सिप्ला को यूएस एफडीए से एल्ब्यूटेरोल सल्फेट इनहेलेशन एरोसॉल के लिए मंजूरी मिली है, जो जीएसके के वेंटोलिन एचएफए का पहला एबी रेटेड जेनेरिक वर्जन है। इसका मतलब ये दवा ब्रांडेड प्रोडक्ट के बराबर मानी जाती है, जिससे कंपनी को अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में मजबूत एंट्री और बेहतर मार्जिन का फायदा मिल सकता है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो 2026 में अब तक निफ्टी फार्मा सिर्फ करीब 1% ही बढ़ा है, जबकि बाकी सेक्टर काफी आगे निकल चुके हैं। इसी वजह से सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स अभी भी तुलनात्मक रूप से कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, जिससे आगे रैली की संभावना बन सकती है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल के निधन से कंपनी और पूरे फूड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने एक छोटे स्तर के पारिवारिक बिजनेस को बढ़ाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, खासकर भुजिया, नमकीन और पैकेज्ड फूड सेगमेंट में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चौथी तिमाही के नतीजों में शुद्ध मुनाफा 6.6% बढ़कर 5,316 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 5,985 करोड़ रुपए था। इससे पता चलता है कि बैंक ने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार किया है, लेकिन इसकी कोर कमाई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्की गिरावट आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम 1.1% घटकर 9,406 करोड़ रुपए रही, जिससे संकेत मिलता है कि लोन से मिलने वाली ब्याज आय पर थोड़ा दबाव है। वहीं बैंक ने इस तिमाही में 1,055 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, जो पिछली तिमाही के 322 करोड़ से काफी ज्यादा है, यानी संभावित जोखिमों के लिए बैंक ज्यादा सतर्क हो गया है। अच्छी बात यह है कि बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार जारी है, जहां ग्रॉस एनपीए 3.06% से घटकर 2.82% पर आ गया है और नेट एनपीए 0.51% से घटकर 0.48% पर आ